हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 9 है रूरल डेवलपमेंट। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा रूरल डेवलपमेंट क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट और की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे इसमें रूरल क्रेडिट क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्रेडिट एंड सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं। रूरल क्रेडिट क्या होता है? देखिए, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण लोगों में स्पेशली किसको, जो फार्मिंग फैमिलीज हैं, जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो किसान लोग हैं, उनको जो ऋण दिया जाता है या लोन दिया जाता है या क्रेडिट कह सकते हैं, क्रेडिट दिया जाता है, उसे रूरल क्रेडिट कहा जाता है। क्योंकि फार्मर जो हैं वो मोस्टली जो फार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, तो उनको हमेशा नीड होती है सीड्स के लिए और जो भी इनपुट्स हैं फर्टिलाइज़र्स के लिए और वेजेस के लिए है या कुछ और पंप सेट वगैरह लगाने के लिए जो भी नीड्स होती है उसके मतलब जो भी उनको आगे रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो लोन उनके लिए जो भी लोन दिया जाता है उसे रूरल क्रेडिट कहा जाता है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। इट मीन्स क्रेडिट फॉर रूरल फैमिलीज स्पेशली फॉर द फार्मिंग कम्युनिटीज। It means credit for rural families. Rural families especially for the farming communities. तो सिंपल लैंग्वेज में रूरल क्रेडिट क्या है? रूरल क्रेडिट का मीन्स है कि क्रेडिट फॉर रूरल फैमिलीज, यानी कि ग्रामीण परिवारों के लिए जो लोन दिया जाता है उसे रूरल क्रेडिट कहा जाता है। स्पेशली वो किसके लिए दिया जाता है? फार्मिंग कम्युनिटीज़, यानी कि किसान समुदाय के लिए। जो किसान हैं जो खेती करते हैं उन लोगों को लोन दिया जाता है, उसे रूरल क्रेडिट कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट। 3 टाइप्स का रूरल क्रेडिट 3 टाइप्स का है, यानी कि यहाँ पर जो क्रेडिट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा होता है सेकंड होता है मीडियम टर्म क्रेडिट और थर्ड होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इसके ड्यूरेशन यानी कि जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया है कि लोन को कब डिपॉजिट करना, कितने टाइम के लिए लोन दिया जाना है, यानी कि कितने टाइम बाद लोन को जमा करना ज़रूरी है। तो उसी के आधार पर इसे बांटा गया 3 पार्ट्स में। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ क्रेडिट। टाइप्स ऑफ क्रेडिट, इसमें फर्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट में टाइम पीरियड अप टू 15 मंथ। एक टाइम पीरियड लिखना है और एक रिक्वायरमेंट लिखनी है। अप टू 15 मंथ
15 मंथ के लिए जो लोन दिया जाता है उसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहा जाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? रिक्वायरमेंट के लिए टू परचेज इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स या पेमेंट ऑफ वेजेज एटसेट्रा। रिक्वायरमेंट्स में आएगा टू परचेज इनपुट्स like sheets, fertilizers, payment of wages etc. तो ये लोन क्यों लिया जाता है कि इनपुट्स को परचेज करने के लिए जो खेती में यूज होते हैं, जैसे कि सीड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, या पेमेंट ऑफ वेजेज, मजदूरी, जो मजदूर लगाए जाते हैं उसको मजदूरी देनी है, उनके लिए ये लोन लिया जाता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए 15 मंथ यानी कि 1 मंथ से लेके 15 मंथ की में इसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। जिस कहने का मतलब है जब खेती होती है तो इसे पेमेंट कर देते हैं किसान। सेकंड टाइप है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट का टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड होता है 15 मंथ, क्योंकि ये 15 मंथ तक है तो 15 मंथ टू 5 ईयर, यानी कि टाइम पीरियड बिटवीन 15 मंथ and 15 month and 5 year। 15 महीने और 5 साल के बीच का जो टाइम पीरियड, इतने टाइम के लिए जो लोन लिया जाता है उसे मिड टर्म क्रेडिट कहा जाता है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? टू परचेज एनिमल्स या पंप सेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं उनको लेने के लिए, और इसको लिया जाता है क्योंकि इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है डिपॉजिट करने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा अमाउंट होती है तो ज़्यादा टाइम की नीड होती है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं इसकी? टू परचेज एनिमल्स, क्योंकि खेती के काम में एनिमल्स की नीड होती है, क्योंकि गाय, भैंस, बैल जो खेत करने के लिए ये सब इसमें परचेज किए जाते हैं, तो उनके लिए एक फार्मर को नीड होती है। टू परचेज एनिमल्स कह सकते हैं या पंप सेट कह सकते हैं। पंप सेट्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एटसेट्रा। और उसके बाद थर्ड में आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अब इसका टाइम होता है 5 ईयर टू 15 ईयर। तो टाइम पीरियड
इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 5 ईयर टू 15 ईयर। फ्रॉम 5 ईयर टू 15 ईयर, 5 साल से 15 साल तक के लिए लोन लिया जाता है, क्योंकि ये और ज़्यादा पेमेंट, इसमें ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा टाइम ज़्यादा मिल जाए डिपॉजिट करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है? इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड, यानी कि परमानेंट इम्प्रूवमेंट करनी है लोन के लिए, लैंड में जो सुधार करना है उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, उसके लिए आवश्यकता होती है। या परचेजिंग एडिशनल लैंड कह सकते हैं, या ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए, और ज़्यादा ज़मीन खरीदनी है उसके लिए लोन की नीड होती है, तब ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया जाता है। फॉर परमानेंट improvement on land, या कह सकते हैं परचेजिंग एडिशनल लैंड। एटसेट्रा। तो परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड या परचेजिंग एडिशनल लैंड एटसेट्रा। तो ये जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है ये क्यों लिया जाता है? इसका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर टू 15 ईयर, और इसकी रिक्वायरमेंट जब किसानों को क्यों पड़ती है? क्योंकि उन्हें जब परमानेंट इंप्रूवमेंट करना होता है अपने लैंड पर, या परचेजिंग एडिशनल लैंड एटसेट्रा, या एडिशनल लैंड खरीदनी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूरल क्रेडिट क्या होता है और इसके टाइप्स कितने टाइप का होता है। ये आपको अच्छे से अभी बिल्कुल लर्न भी हो गया होगा। उसके बाद अब है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में रूरल क्रेडिट के सोर्सेज कितने हैं? 2 टाइप्स के सोर्सेज हैं, मेनली 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फर्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब है किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है जहां इस तरह के सोर्सेज में क्या होती हैं, अदर देन बैंक्स एंड गवर्नमेंट सोसाइटीज। तो कौन से सोर्सेज आते हैं इसमें? अदर देन बैंक्स एंड गवर्नमेंट सोसाइटीज। यानी कि बैंक और गवर्नमेंट सोसाइटीज़ के अलावा जो लोग देते हैं लोन, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स, एटसेट्रा। ये सारे जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको कि जो रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो इंस्टीट्यूशनल और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल।
नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है जो ही किसी तरह का गवर्नमेंट का या किसी बैंक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर या विलेज ट्रेडर्स ये अपने मर्जी से अपने पास से देते हैं, इनका कोई किसी तरह का रजिस्टर्ड कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है जैसे, तो ये देते हैं। दूसरा सेकंड है इंस्टीट्यूशनल, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक फ्लो चार्ट बना देते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट है कोऑपरेटिव, फर्स्ट है हो गया कोऑपरेटिव्स, और सेकंड हो गया बैंक्स, और थर्ड हो गया नाबार्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारी आएंगी इसके नीचे, और बैंक्स, इसमें बैंक 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैंक्स को 2 पार्ट्स में, एक कमर्शियल बैंक्स और एक आरआरबी, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं आरआरबी, इसमें ये बैंक्स को डिवाइड किया गया। और नाबार्ड NABARD इसकी फुल फॉर्म होती है द नेशनल बैंक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, ये आ जाता है क्या होगी फुल फॉर्म नाबार्ड की, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एक ये अपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि केवल ग्रामीण लोगों को लोन देने के लिए ये संस्था बनाई गई है नाबार्ड। ये सबसे ज़्यादा लोन जो है ग्रामीण लोगों को देती है, तो ये एक अकेली संस्था है। और उसके बाद दूसरा बैंक्स देते हैं। बैंक में कमर्शियल बैंक आते हैं एक, और एक रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, ग्रामीण बैंक्स जैसे आते हैं। तो इसको बैंक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो गया कमर्शियल बैंक, और दूसरा हो गया आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स। अब यहाँ कोऑपरेटिव को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दो तरह से डिवाइड किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया शॉर्ट टर्म और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं और ये लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये 2 भाग में डिवाइड हो गए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसको अच्छे से समझेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और शॉर्ट टर्म को 3 पार्ट में क्या, एक तो हो गया ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। और सेकंड हो गया इसमें एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हो गया, सेकंड इसमें हो गया स्टेट कोऑपरेटिव, सेकंड शॉर्ट टर्म में, और सेकंड हो गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स।
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और थर्ड हो गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इस तरह से ये तो हो गया कोऑपरेटिव्स। अब इसी तरह से दूसरा इसका पार्ट है कोऑपरेटिव लॉन्ग टर्म में। ये शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म के 3 पार्ट्स हो गए। अब लॉन्ग टर्म में भी इसी तरह से प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेम चीज़ें आ जाएंगी लॉन्ग टर्म में भी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देती हैं, इसी तरह से शॉर्ट टर्म देती हैं, इसी तरह से लॉन्ग टर्म, कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, और सेकंड हो गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका लॉन्ग टर्म में प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें 2 ही तरह के आएंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये क्या क्या काम करते हैं, इनको ध्यान से समझना है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट्स स्टेट लेवल को करते हैं। ऑपरेट्स स्टेट लेवल। और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज ऑपरेट विलेज लेवल। और अब यहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ये ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और ये स्टेट लेवल पर, एट स्टेट लेवल। और इसी तरह से ये हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ऑपरेट एट विलेज लेवल। ये अब यहाँ बैंक है, कमर्शियल बैंक, और दूसरा हो गया और आरआरबी, ये अपना अलग लोन। अब ये बस इतना ही है इसका, अब इसे समझ लेंगे आप। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में जो रूरल क्रेडिट है वो कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या हैं उसके 2 सोर्सेज हैं। एक तो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज तो मैंने बताया आपको कि बैंक और गवर्नमेंट सोसाइटीज़ को छोड़ के जो और लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर्स या विलेज ट्रेडर्स ये सब लोन दे देते हैं। जैसे कोई लैंडलॉर्ड जो लोन इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं किसानों को,
मनी लेंडर्स, इसी तरह से मनी लेंडर्स हैं। इस तरह विलेज ट्रेडर्स, व्यापारी होते हैं, वो फसल होने के बाद पेमेंट के रूप में उनसे फसल ले लेते हैं, इस तरह से वो लोन देते हैं। तो ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, इनका कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये अपने मर्जी से लोन दे देते हैं और किसानों को, जिसे किसी को पता भी नहीं होता। दूसरा है ये रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। उसमें एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, एक बैंक आते हैं, एक नाबार्ड आता है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण किसानों को ही लोन प्रोवाइड कराता है। इसे बोलते हैं द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और बैंक में कमर्शियल बैंक होते हैं और रूरल रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं और ये व्यापारिक बैंक होते हैं। ये लोन देते हैं ग्रामीण लोगों को। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को कई पार्ट में बांटा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप जानते ही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसमें शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म, दो तरह का लोन डिवाइड किया जाता है। इसमें कुछ कम समय के लिए देते हैं, कुछ लंबे समय के लिए देते हैं। ये दोनों तरह का लोन देते हैं। मतलब कुछ लोग जिनको कम समय के लिए देना है, उनको ज़रूरत है, उनको कम समय के लिए ज़्यादा, लेकिन उनको डिवाइड किया गया है। अब शॉर्ट टर्म लोन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, लॉन्ग टर्म को 2 टाइप में डिवाइड किया। 3 में क्या, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये 3 पार्ट में शॉर्ट टर्म लोन को डिवाइड किया गया। अब ये ऑपरेट होती है विलेज लेवल पर, ये ऑपरेट होती है स्टेट लेवल पर, ये ऑपरेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोन देता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोन देते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं स्टेट के, हर स्टेट के, वो स्टेट लेवल पर लोन देते हैं। और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ होती हैं वो ऑपरेट विलेज, जो गांव की सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे वो गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ गांव के लिए बनी होती हैं, वो गांव हर विलेज लेवल पर लोन देती हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं वो ऑपरेट होती हैं विलेज लेवल के लिए, ये गाँव के लिए लंबे समय के लिए लोन देती हैं। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो वो देते हैं लंबे टाइम के लिए लोन, जो है स्टेट लेवल पर। तो अब आपको ये दोनों तरह का लोन समझ में आ गया होगा, दोनों तरह का क्रेडिट समझ में आ गया होगा, ये सोर्सेज। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।